Childrens, how are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit and fine. Uh, we have completed the 8 chapters in chemistry 1. That is part 1. And this is the last chapter of the first book. Okay, and hopefully it will be completed. See, this is the chapter number 9. That is the coordination compounds. अभी जो हम लोगों ने बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है ना. और इसमें क्या होता है कि जो मेटल एटम होता है वो किसी ना किसी एनायन से, ठीक है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होता है, बाउंड अप होता है. तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बोलते हैं. सीबीएसई ने इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट किया हुआ है, वो मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि क्या क्या इससे डिलीटेड है पोर्शन. इसमें जो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल हो, ठीक है, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये दोनों आपको क्या है, दोनों को दोनों डिलीटेड है. ठीक है. इसके अलावा इसमें जो ये जो लास्ट पार्ट है इसका, दैन द इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ये चीज़ जो है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया. तो ये दो चीज़ें हैं, दो टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको सीबीएसई ने इस एकेडमिक ईयर के लिए हटा दिया है. आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा. ठीक है. तो उसको हम लोग एक्सक्लूड करके पढ़ेंगे. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने अभी ट्रांजिशन मेटल्स पढ़े हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है ना. इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को व्हाट वी कॉल इट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट, ये चैलेंजिंग कह सकते हैं कि एरिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. बहुत न्यू कंसेप्ट्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के, ठीक है, जो इसमें हम बेसिकली जानेंगे, पढ़ेंगे. इवन आप ये समझ लो कि जो क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है, ये सब क्या है, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है ना. तो क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन B12 हो गया, है ना, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैग्नीशियम के, आयरन के, कोबाल्ट के, इन सारी चीज़ों के, है ना. सो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस भी हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाइंग में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में. तो ये पोर्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है, बेसिकली इसको हटा देना है. स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. बच्चों, एल्फ्रेड वर्नर 1866 टू 1990 एक स्विस केमिस्ट थे और इन्होंने पहली बार ये आइडिया फॉर्मुलेट किया कि कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. इन्होंने क्या किया, अब कुछ जो है लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया, उसको कैरेक्टराइज किया, है ना, उसकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को इन्होंने अच्छे से पढ़ा और फिर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी. ठीक है. जिसको क्या बोला जाता है, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना. इन्होंने क्या प्रपोज, बताया कि इन्होंने प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का एक कंसेप्ट दिया. वर्नर जो अपने रिसर्च किए, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस, ठीक है, मेटल आयंस के प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस को क्या किया, इन्होंने कंसेप्ट को प्रपोज किया. ठीक है. इन्होंने बताया कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे क्रोमियम क्लोराइड हो गया, कोबाल्ट क्लोराइड हो गया, ठीक है, पैलेडियम क्लोराइड हो गया, है ना, इसमें जो प्राइमरी बैलेंस है वो 3, 2 एंड 2 है रिस्पेक्टिवली, है ना. तो इन्होंने ये भी बताया कि जब हम कोबाल्ट के बहुत सारे कंपाउंड्स की सीरीज़ को अमोनिया के साथ, ठीक है ना, जब उसको वो करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो बेसिकली इसमें AgCl बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है ना. तो इन्होंने इस तरीके से कुछ करके दिखाया कि 1 मोल अगर COCl3 इंटू 6NH3 है तो वो 3 मोल ऑफ AgCl देगा. अगर 1 मोल ऑफ COCl3 इंटू 5NH3 है तो ये 2 मोल AgCl देगा. 1 मोल अगर COCl3 .4NH3 है तो ये 1 मोल AgCl देगा. इस टाइप से इन्होंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस को डाला और इन ऑब्जर्वेशंस को करने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ अपने रिजल्ट्स भी दिए, है ना. तो ये जो ऑब्जर्वेशंस टुगेदर दे रिजल्ट्स इन द कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स इन द सॉल्यूशन, और इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया. कब? इट कैन बी एक्सप्लेन इफ 6 ग्रुप्स इन ऑल आइदर क्लोराइड आयन और अमोनियम मॉलिक्यूल और बोथ रिमेन बॉन्डेड टू कोबाल्ट आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन. इन्होंने बोला कि ये भाई तभी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब ये जो 6 ग्रुप्स, या तो क्लोराइड आयन्स हो या अमोनियम मॉलिक्यूल्स हो, या दोनों से ये क्या हो सकता है, कोबाल्ट आयन जो है क्या हो सकता है, बॉन्डेड हो. दूसरे इन्होंने बताया कि जो कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड इस तरीके से यहाँ देखिए, इस तरीके से इन्होंने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करके दिखाया. ठीक है, वर्नर ने. अब इसके पोस्टर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या थे. ठीक है. वर्नर ने सेकंड वैलेंस को भी प्रपोज किया, और सेकंड वैलेंस क्या है, सेकंड वैलेंस था नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन, है ना. द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल द सेकेंडरी वैलेंसेज आर 6. इसमें सारे के सारे जो है क्या है, वो 6 ही हैं.
तो अभी आगे हम देखेंगे कि क्या इनके पोस्टुलेट्स। तो मेन पोस्टुलेट्स थे वॉर्नर के, जो आपके एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए, वो क्या क्या है वो यहाँ पे आइए देखते हैं। पहला है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल शो टू टाइप ऑफ लिंकेजेस। पहली चीज उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है वो दो टाइप के लिंकेज शो करता है, एक प्राइमरी और दूसरा क्या, सेकेंडरी। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंस होता है ये नॉर्मली आयनाइजेबल होता है, ये इजिली आयनाइज हो जाता है ना, एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। जो सेकेंडरी वैलेंसेज हैं वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, है ना, एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय व्हाट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयंस। तो जो सेकेंडरी वैलेंस होता है इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि जो सेकेंडरी वैलेंस है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा, और क्या होगा, एक मेटल के लिए वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो आयंस और ग्रुप्स हैं which is bounded by the secondary linkages to the metal, they have a characteristic spatial arrangements, है ना, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अगर मॉडर्न फॉर्मुलेशंस की बात करें, सच स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर आज के ज़माने में जो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट, इसको हम लोग पॉलीहेड्रा बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं, है ना। और जो स्पीशीज जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और जो आयंस उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं उसको हम लोग काउंटर आयंस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना कि जो भी हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज बोलते हैं, और जो बाहर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने और क्या पोस्टुलेट किया कि जो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लैनर ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कौन कौन से, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लैनर, दे आर द ज्योमेट्रिकल शेप विच आर मोर कॉमन इन व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो CONH3 होल टाइस टू द होल ब्रैकेट +3, और ये जो दोनों दिए हैं ये सब ऑक्टाहेड्रल एंटाइटीज हैं, जबकि NiCO4 एंड PtCl4 दे आर द व्हाट, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर रेस्पेक्टिवली। तो ये बात हो गई इनके पोस्टर्स ऑफ वॉर्नर्स थ्योरी की। चलिए अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, देखिए दोनों बोथ या तो डबल सॉल्ट हो या कॉम्प्लेक्सेस हो, ये कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, है ना। हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज कार्नालाइट। देखो यहाँ जो मैं फॉर्मूलाज बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है ना, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी क्या होता है कि 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या, कार्नालाइट का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फॉर्मूला देके पूछ लेगा कि इसका बताइए क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है ना। तो कार्नालाइट इज व्हाट, KCl.MgCl2 मोहर सॉल्ट्स बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहर लवण हिंदी में बोलते हैं मोहर सॉल्ट्स। क्या फॉर्मूला है, इसको रट लो, लिख के याद कर लो, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। दूसरा एलम का फॉर्मूला पूछा जाता है, आपको पता है कि AlSO4 होल ट्वाइस × डॉल 12H2O। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो यूल गो थ्रू दैट। तो ये हो गई बात मोहर वॉर्नर्स थ्योरी की। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, उन टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको जो है आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अभी मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है वो आपका पूरा का पूरा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है। मतलब अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और द आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल COCl3, है ना, ब्रैकेट में NH3 होल थ्राइस, ये जो ब्रैकेट में ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। ठीक है, जिसमें क्या है, कोबाल्ट जो है वो सराउंडेड है किसके द्वारा, 3 अमोनियम मॉलिक्यूल और 3 क्लोराइड आयंस के द्वारा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल ऐसे दिए हुए हैं। सेंट्रल एटम या आयन क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में द एटम और आयन जिससे कोई फिक्स नंबर ऑफ आयन या ग्रुप बाउंडेड होता है एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी NiCl2H2 होल 4 में क्या होगा, Ni होगा। COCl NH3 होल 5 में क्या होगा, CO होगा। FeCN6 में क्या होगा, Fe होगा, है ना। तो इन सेंट्रल एटम्स को हम लोग लेविस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। अब आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक है, और थोड़ा सा बहुत कंसेप्चुअल भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है लिगेंड्स, आपको पता है ऐसे आयन और मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम से बाउंडेड होते हैं
या जो ऐसे आयन मॉलिक्यूल जो आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बाउंड अप होते हैं उन्हीं को लिगेंड्स कहते हैं। सिंपल है, ठीक है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। दिस में भी सिंपल आयन भी हो सकते हैं जैसे क्लोराइड, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे H2NH3, या लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे H2NCH2 CH2NH2, या इवन मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स वगैरह भी हो सकते हैं जो सेंट्रल एटम या आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से जुड़े हुए, है ना। जब कोई लिगेंड, अब लिगेंड के कुछ टाइप्स भी हैं, आइए देख लेते हैं। When a ligand is bound to a metal ion through a single donor atom, जब कोई लिगेंड एक मेटल आयन से सिंगल डोनर एटम के थ्रू जुड़ा होता है जैसे क्लोरीन, क्लोराइड आयन, H2O NH3, ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडेंट, क्या यूनिडेंटेट, ठीक है। जब लिगेंड दो डोनर एटम से जुड़ा होता है जैसे H2NCH2 और CH2NH2, इधर से भी इधर से भी, तो यानी इथेन 1,2 डाइअमीन या C2O4 2 ऑक्सिलेट, ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइडेंटेट, ध्यान रखना, ठीक है। जब सेवरल डोनर एटम्स में प्रेजेंट होता है सिंगल लिगेंड में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट बोलते हैं, है ना। आप EDTA को देख लो, है ना, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, ये एक इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू अ सेंट्रल एटम, ये 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन यानी 6 जगह से जुड़ रहा है, हेक्साडेंटेट हो गया। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपको लिगेंड्स को जाना। जब डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज किए जाते हैं, when di or polydentate ligand uses its 2 or more donor atom to bind a single metal ion, ध्यान रखना, जब डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its 2 or more donor atom to bind a single metal ion, तो इसको हम लोग बोलते हैं चीलेट लिगेंड्स। what do we call it the chelate ligands, and the number of such ligating groups is called what, denticity, ठीक है। ऐसे लिगेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, इन्हीं के नंबर्स को हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं उस लिगेंड की। तो कुछ ऐसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस का होता है जैसे चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, देन टेंड टू मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स, अब कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, जो इधर आगे और पीछे दोनों तरफ डिफरेंट एटम्स होते हैं, और ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड, जो इधर से भी उधर से भी दोनों से और डिफरेंट एटम्स के थ्रू जुड़ता है, सेम नहीं है। जैसे NO2 में क्या एक N से जुड़ेगा दूसरा O से जुड़ेगा, है ना। इट कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू ऑक्सीजन टू सेंट्रल एटम। SCN-, एक S से जुड़ेगा दूसरा क्या हो जाएगा आपका साइनाइड से जुड़ेगा। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है साइनाइड का किसी मेटल आयन का इन ए कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, जिससे होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे कॉम्प्लेक्स इस वाले में देखो PTCl6, अब PT से, है ना, PT से कितने क्लोरीन डायरेक्टली जुड़े हुए, 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अब NiNH3 कितने जुड़े हुए हैं इसमें, 4 अमोनिया जुड़े हुए निकल से डायरेक्टली, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 4। तो ये बात हो गई आपके किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। अब देख सकते हो जैसे कॉम्प्लेक्स आयन FeC2O4 होल थ्राइस, तो इसमें 3 नहीं होगा, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि जो C2O4 बेसिकली अगर आप ध्यान दो, है ना, तो ये आपका क्या है, ये डाइडेंटेट लिगेंड है, जो डाइडेंटेट लिगेंड है तो 3 जुड़े हुए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड से नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में सेंट्रल एटम और आयन होता है, इट डिटरमाइंड ओनली बाय द सिग्मा बॉन्ड which is formed by the ligand and with the central atom. Pi bond if formed between the ligand and central atom, they are not counted for this purpose. ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड से नहीं बताते हम, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से कोऑर्डिनेशन नंबर को बताते हैं। अब आते कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। देखो जो सेंट्रल एटम होता है या जो लिगेंड होता है जिससे अटैच होता है, वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, इनक्लोज होता है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, सिंपल, है ना। जैसे आप देखो K4 FeCN6, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, FeCN6 है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। और इस ब्रैकेट के जो बाहर होगा यानी K, वो क्या हो जाएगा आपका काउंटर आयन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जिस स्पेशल अरेंजमेंट में, ठीक है ना, जो लिगेंड है वो डायरेक्टली अटैच होता है सेंट्रल एटम से, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं,
है ना। तो जो मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होता है वो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लानर, टेट्राहेड्रल वगैरह होता है। और यहाँ पे सबकी शेप्स आप देख सकते हो दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें सेंट्रल एटम की, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम का, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव। यानी जब सारे के सारे लिगेंड्स रिमूव कर दिए जाएंगे तो वो कितना चार्ज कैरी करेगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। सो द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं होम्योलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो मेटल है इट इज बाउंड ओनली टू वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। जब मेटल आपका सिर्फ एक तरह के डोनर ग्रुप से जुड़ा होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो होम्योलेप्टिक है, जैसे CONH3 होल 6। और ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। अब यहाँ पे देख लो आप, क्लोरीन भी है, अमोनिया भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो होता है ना बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो नेमिंग और फॉर्मूला लिखने में बहुत हेल्प करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि क्या। और ये बेसिक IUPAC इसमें फॉर्मूलाज हैं, IUPAC के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो आइए देखते हैं जो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है उनके बारे में कैसे लिखेंगे। देखो तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक शॉर्ट हैंड टूल होता है जो प्रोवाइड क्या करता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड्स। तो कैसे क्या 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 इनके रूल्स हैं देखते हैं। पहली चीज़, फॉर्मूला लिखते समय कोऑर्डिनेशन एंड जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या कोऑर्डिनेशन आपके कंपाउंड्स हैं, इनका फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वो क्या, कि जो सेंट्रल एटम है उसको हम पहले लिस्ट करेंगे। द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जब लिगेंड्स को लिस्ट करना होगा उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन द व्हाट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। लिगेंड का जो प्लेसमेंट है वो उनके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, है ना, उनको भी हम अल्फाबेटिकली क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। अगर कोई एब्रिवेटेड लिगेंड है तो उसको फर्स्ट लेटर का जो एब्रिवेशन का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको बेसिकली हम डिटरमाइन करेंगे पोजीशन को, लिगामेंट्स की पोजीशन के लिए। दूसरा है जो पूरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जो फॉर्मूला होगा, चाहे वो चार्ज हो या नॉट चार्ज हो, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अगर लिगेंड्स आपका पॉलीएटॉमिक है तो उनके फॉर्मूला को हम किस में, पैरेंथेसिस में इनक्लोज करेंगे, ठीक है ना। और जो लिगेंड एब्रिवेशंस है उनको भी हम पैरेंथेसिस में ही इनक्लोज करेंगे। एक चीज़ और, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल। ध्यान रखिएगा, जो मेटल है और जो लिगेंड्स उसके बीच में कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। 6 पॉइंट है, वेर अ फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज टू बी रिटन। ध्यान रखना, जब हम चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो चार्ज है इट इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, और वो भी राइट सब्सक्रिप्ट के रूप में विद अ नंबर बिफोर द साइन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। कॉमन सी चीज़ है कि भाई जितना कैटायन होगा उतना ही क्या होगा आपका नैना, उसका और एनायन होगा, उससे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब आते हैं नेमिंग पे। नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं कि कैसे नेमिंग करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और एक दो एग्जांपल से समझेंगे भी, इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा एक आध नंबर का क्वेश्चन, ठीक है इससे, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। पहला है द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। जो कैटायन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फर्स्ट यानी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों में एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में उसको पहले नेमिंग करेंगे, यानी कैटायन इज नेम फर्स्ट, कैटायन का नेम पहले लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो लिगेंड्स होते हैं दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ अ सेंट्रल आइटम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखते समय ऐसा नहीं था, वहाँ से ही क्या होगा, उल्टा यहाँ पे हो रहा है क्या, तो लिगेंड का जो नाम होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा और वो सेंट्रल एटम में आयन से पहले लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स, है ना, ऐसे एनायनिक लिगेंड जिनका नेम, ठीक है, ओ से एंड हो रहा है, दोज ऑफ न्यूट्रल या कैटायनिक लिगेंड आर द सेम एक्सेप्ट द एक्वा फॉर H2O, H2 के लिए एक्वा, अमीन फॉर NH3, NH3 के लिए अमीन, और CO के लिए कार्बोनिल यूज़ करेंगे, NO के लिए नाइट्रोसिल यूज़ करेंगे। इनको छोड़ने के अलावा और जो एनायनिक लिगेंड्स उसको हम लास्ट में O आना चाहिए,
है ना, और उसको हम एनक्लोजिंग ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक है ना। जो प्रीफिक्सेस होते हैं मोनो, डाई, ट्राई, दे आर यूज्ड टू इंडिकेट द व्हाट नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स जितने भी हैं आपके। और जब व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जब उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ जाएगा किसी भी लिगेंड में, तो हम उसको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी मेटल की, कैटायन या एनायन या न्यूट्रल कॉम्बिनेशन एंटाइटी में, उसको हम रोमन न्यूमरल से ही इंडिकेट करेंगे, वो भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो जो मेटल होगा इट इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है क्या, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो जो मेटल जो होगा इट इज नेम सेम एज व्हाट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल CO इन अ कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉल्ड व्हाट कोबाल्ट एंड PT इज कॉल्ड प्लेटिनम। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो नेम आपका मेटल का वो सफिक्स जाएगा, जैसे 8 लग जाएगा लास्ट में, जैसे CO इस कॉम्प्लेक्स एनायन में एनायन के फॉर्म में है तो ये कोबाल्टेट हो जाएगा। अगर वही कैटायन होता तो कोबाल्ट होता, लेकिन एनायन के रूप में है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आयरन है तो फेरेट हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ों, ठीक है। तो कुछ एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये नेम है, इसकी नेमिंग करनी है आप, CrNS3 होल थ्राइस S2 होल थ्राइस विद इन द ब्रैकेट, आउट ऑफ द ब्रैकेट इज वाज Cl3। इसको कैसे नेम करेंगे, तो उसका नेमिंग देखिए कैसे किया गया, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, समझ में आ रहा है, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक। क्या एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कैसे किया है। देखो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स आयन है इट इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो क्या है कैटायन है यहाँ पे। तो जो कैटायन है तो भैया इसका नेम तो चेंज होगा नहीं, क्रोमियम रहेगा, क्रोमेट नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो अमीन लीगेंड्स हैं दे आर नेम बिफोर द एक्वा लीगेंड्स, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखा है तो AM पहले आता है इन कंपेरिजन टू AQ, है ना, तो अमीन पहले आएगा, अमीन लीगेंड को पहले, लीगेंड्स को पहले नेम करेंगे इन कंपेरिजन टू एक्वा लीगेंड्स। सिंस देर आर 3 क्लोराइड आयन, हमें यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन है कंपाउंड में, है ना, तो जो चार्ज होगा ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इट मस्ट बी +3, क्योंकि बाहर है क्लोराइन, ठीक है। सिंस द कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नाउ फ्रॉम द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन एंड द चार्ज ऑन द लिगेंड वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल ऑल द लिगेंड क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, देयरफॉर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्रोमियम का वही रहेगा जो सेम उसका चार्ज है, यानी +3। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक और दिया गया है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसमें क्या है, जो सल्फेट है इट इज द काउंटर एनायन इन द होल इन दिस मॉलिक्यूल, है ना, ये एक एनायन के रूप में है ना। तो सिंस इट टेक 3 सल्फेट्स टू बॉन्ड विद 2 कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा ईच कॉम्प्लेक्स कैटायन पे वो कितना होगा, +3। और जो इथेन 1,2 डायमीन है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कोबाल्ट का वो +3 होगा। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये आज के लिए बस बच्चों इतना ही, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन आप कर लेंगे, एग्जाम्पल्स कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 9.2 और 9.3 तीनों ही आप कर लेंगे इनकी नेमिंग और इनके लिखने के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म ये है नहीं, ठीक है, तो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट रन पे हम स्टार्ट करेंगे ये बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और आई थिंक लास्ट रन पे ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। और इसको करिए आप, करके मेरे पास सबमिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।